हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्र क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, हमारी डीएड की थर्ड साल के लिए मैथ्स के लिए सीरीज चल रही थी। कॉन्सेप्ट हम सारा कवर अप कर चुके थे, हम प्रैक्टिस सेट भी कर चुके थे और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नया दूसरा प्रैक्टिस सेट। तो जैसे कि बिना टाइम वेस्ट करे अपने प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो बार बार जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि क्वेश्चन जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए, पॉज करिए, उसको खुद से ट्राई करिए और देखिए कि आपने क्वेश्चन ठीक करा है या नहीं करा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दो घन हैं जिनकी भुजाएं हमें इतना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर दी गई हैं। इनके आयतन में क्या अनुपात होगा। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं कि दो चैप्टर का मिक्सचर। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो आयतन, जो हमारा घन का आयतन होता है, उसको और अनुपात वाले चैप्टर को यहाँ पे मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इन क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना है। और ये क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे स्टूडेंट्स जब आपने आयतन के कॉन्सेप्ट को और अनुपात के कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ रखा हो। एक चीज़ और, अगर आप लास्ट मोमेंट पर हैं स्टिल, अगर आप ये क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लेते हैं, मतलब ये क्वेश्चंस जो हैं इनको कॉन्सेप्ट समझ के कर लेते हैं, तो भी आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, तो सारे क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या निकालना है। दो घन का हमें यहाँ पे आयतन, तो पहले 3 सेंटीमीटर है तो ऊपर हम 3 सेंटीमीटर को रखेंगे और नीचे हमारे पास आएगा 9 सेंटीमीटर वाला। अब हम जानते हैं कि घन के जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, यानी कि ये जो है इसका, तो हम लिख लेते हैं कि घनों का आयतन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स। पहले वाले घन का हमारे पास आएगा 3 इंटू 3 और दूसरे घन का हमारे पास क्या आएगा 9 इंटू 9। ठीक है, ये हमारे पास आयतन आएगा। अनुपात निकालने के लिए बोला था स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने उनको डिवाइड की फॉर्म में रखा है, यानी कि भाग के फॉर्म में रखा है। डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3, ये भी कट जाएगा 3 और ये भी कट जाएगा हमारे पास 3। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 1 और नीचे जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि 1:27 होगा इनके आयतन में अनुपात, यानी कि ये बन चुका है हमारा आंसर। अब जैसे कि आपको बताया गया था कि जब भी हम किसी चीज़ का अनुपात निकालते हैं तो उसका कोई भी मात्रक नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ पे दो सेम क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो मात्रक से मात्रक की तरह से कैंसिल आउट हो जाता है। या फिर हम कहते हैं कि अनुपात में, हमने चैप्टर में समझा था, अनुपात में हम क्या निकालते हैं कि कोई चीज़ किसी के कितने गुना है या फिर कोई चीज़ किसी का कितना भाग है, ये चीज़ हम अनुपात के द्वारा निकालते हैं, इसलिए उसका कोई मात्रक नहीं होता। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक चित्र है, ठीक है, यहाँ पे हमें चित्र दिया गया है जिसमें कि एक वृत्त है, वृत्त में O जो है वो केंद्र है, यानी कि सेंटर है, और हमें COA का मान दिया गया है 132। तो हमें क्या करना है, ABC का मान हमें यहाँ पे निकालना है, यानी कि ये वाला जो मान है स्टूडेंट्स ABC, वो हमें निकालना है। मैंने कैसे पता लगाया, एंगल के साथ जो भी चीज़ बीच में लिखी गई है वो ही हमें कोण निकालना होता है, वही कोण हमें निकालना होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें क्या करना है, थ्योरम्स लगानी है, प्रमेय लगानी है। तो एक प्रमेय हमने पढ़ी थी कि अगर मान लीजिए सेम आर्क है, ठीक है, सेम चाप है, और उस बिंदु से केंद्र पर और सर्कल पर कहीं भी, यानी कि वृत्त पर कहीं भी कोण बनाए जाते हैं, तो ये वाला जो हमारा कोण बनता है ये इसका आधा होता है। तो मैं इसको कोई भी नाम दे देती हूँ अपनी तरफ से। मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया D, तो जो एंगल ADC है वो किसका आधा हो जाएगा, AOC का आधा हो जाएगा। अब ये चीज़ें हमें लिख के आनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारा 2 मार्क्स में आने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन में, यानी कि जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें आने वाला है। तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कि सम्मुख चित्र में एंगल ADC, कोण ADC किसके बराबर होगा, कोण OC के आधा होगा। ये हमारे पास आधा होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे 132 का जब हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये आ जाएगा 66, यानी कि ये वाला जो कोण है स्टूडेंट्स ये आ चुका है 66। अब हम सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ABCD है, ठीक है, वो क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं चित्र की बात करती हूँ तो जो ABCD है वो एक हमारा क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज का एक कॉन्सेप्ट होता है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, यानी कि ADC और ABC का जो योग होगा वो कितना होगा, 180। तो हम यहाँ पे ये बात लिखेंगे, एंगल ADC प्लस एंगल ABC ये बराबर होगा
180 के। अब ADC मुझे पता है कितना था 66 डिग्री, ABC मुझे यहाँ से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस 66 को उधर ले जाएंगे और माइनस कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ABC बराबर 180 माइनस 66, यानी कि ये गया 4, 7 में से 6 गया 1, 114, यानी कि ये जो मेरे पास कोण है ये मेरा आ जाएगा 114। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगाने थे, एक तो कि जब सेम चाप से, ठीक है, सेम दो बिंदु से केंद्र पर और सर्कल पर कहीं भी चाप लगा, चाहे कहीं पर भी कोण बनाया जाता है, तो सर्कल पर बना कोण सेंटर से के कोण के आधा होता है, वो थ्योरम हमने लगाई। उसके बाद हमने लगाया इसमें चक्रीय चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट, जो कि हमसे कहता है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम जो होता है 180 होता है, उसकी हेल्प से हमने एंगल ABC यहाँ पे निकाल दिया। आई होप स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। तो अगर अच्छे लग रहे हैं तो सेशन को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें दिया गया है, एक दीवार है जिसकी लंबाई 5 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर और मोटाई 33 सेंटीमीटर है। एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 7.5 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि इस दीवार को बनाने के लिए कुल कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक दीवार है, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए ये एक दीवार है हमारे पास। अब हमें करना क्या है, इसमें छोटी छोटी इस तरीके से हमें क्या करना है, इसमें छोटी छोटी ब्रिक्स लगानी है, छोटी छोटी ब्रिक्स लगानी है। तो हमसे पूछा गया है कि इन ईंटों की संख्या कितनी होगी, वो हमें बतानी है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए कि किसी एक चीज़ के अंदर हमें दूसरी चीज़ को रखना है, जैसे कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन होता कि मेरे पास एक बड़ा कार्टन है, ठीक है, उसमें मुझे छोटे छोटे बॉक्सेस को रखना है, छोटे छोटे डब्बों को रखना है, तो उस कार्टन के अंदर कितने बॉक्स आ सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि एक कमरा है, ठीक है, और उसका जो हमारे पास हम कह सकते हैं आयतन है वो इतना है, हमें दिया गया है, और एक बच्चा इतना आयतन घेरता है, तो कितने बच्चे वहाँ बैठ सकते हैं। तो जब भी आपके पास इतने ऐसे क्वेश्चन आएगा कि एक बड़ी चीज़ में हम कितनी छोटी चीज़ों को रख सकते हैं, कितनी छोटी चीज़ें बैठ सकती हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, सिंपली कि बड़ी वाली चीज़ का आयतन निकालिए, छोटी वाली चीज़ों का आयतन निकालिए और दोनों को कर दीजिए भाग। तो आपका आंसर आ जाएगा कि टोटल हमें कितनी चीज़ें वहाँ पे लगेंगी, टोटल कितने बजे बैठ पाएंगे, टोटल कितनी ईंटें यूज़ होंगी, टोटल कितने बॉक्सेस आ पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास कभी भी आता है तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं दीवार का आयतन। तो दीवार अब हमारी किस शेप में होगी, घनाभ की शेप में होती है हमारी दीवारें। इसी तरीके से आप सब लोगों ने ईंटों को भी देखा होगा, ब्रिक्स को भी देखा होगा, तो वो भी हमारी घनाभ की शेप में होती है। यानी कि यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई कि जो हमें आयतन निकालना है वो निकालना है घनाभ का। तो सबसे पहले हम निकालते हैं दीवार का आयतन। सबसे पहले हम निकालते हैं दीवार का आयतन। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो कि इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स बढ़ते हैं, जब भी हम दो चीज़ों को भाग करते हैं, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो हम यहाँ पे अनुपात निकाल रहे हैं। और अनुपात निकालते हुए हमने एक चीज़ सीखी थी कि हमेशा सारे जो हमारे पास नंबर्स हैं वो सेम मात्रक में होने चाहिए। बट अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें मीटर देखने को मिला, यहाँ पे भी हमें मीटर देखने को मिला, बट यहाँ पे सेंटीमीटर आ गया, उसके बाद फिर से सेंटीमीटर आया, फिर से सेंटीमीटर आया और फिर से सेंटीमीटर आया। तो हम क्या कर लेते हैं, अपनी सारी चीज़ों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहो तो मीटर में भी कर सकते हो, चाहो तो सेंटीमीटर में भी कर सकते हो। कहने का मतलब है कि सारी चीज़ें सेम यूनिट्स में होनी चाहिए। तो जब आप 5 को कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 500, ठीक है। फिर जब आप 3.5 को करेंगे स्टूडेंट्स तो देखिए अब यहाँ पे हम गलती कर देते हैं मल्टीप्लाई करने में। 3.5 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 350, क्योंकि ये एक पॉइंट से एक जीरो कट जाएगी, तो ये आ गया 350। अब इसकी मोटाई कितनी है, ये है 33। तो ये तो हमारे पास हो जाएगा दीवार का आयतन। सॉल्व नहीं करना है क्योंकि आगे जाके सारी चीज़ें हमारी कट जाएंगी। अब हम निकाल लेते हैं ईंट का आयतन। एक ईंट का आयतन, तो ईंट का आयतन निकालने के लिए वही लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 25 × 10 × 7.5। अब हमें निकालना क्या है, ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे, ईंटों की संख्या।
तो ईंटों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दीवार का आयतन इसको हम भाग देंगे ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। चलिए भाग कर लेते हैं, यानी कि जो अभी हमने सारी चीज़ें नंबर्स कन्वर्ट करके लिखे थे उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स 500, 350 और 33। नीचे हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 25, 10 और 7.5। अब एक काम कर सकते हैं इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, ये वाली जो यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, एक 10 और आ जाएगा। अब काटापीटी शुरू करते हैं, 10 से ये गया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या गया, अगर मैं इसको काटती हूँ तो ये जाएगा 20 टाइम्स, ठीक है। अब हम क्या काट लेते हैं और क्या काट सकते हैं, 75 को काटेंगे 5 से तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 हमारे पास। 75 को जब आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। फिर अब इसको 3 से काट लीजिए तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 5। अब क्या कर लेते हैं, इसको 5 से काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 70। तो कहने का मतलब है हमारे पास क्या क्या संख्या है बची, ये हमारे पास बचा 4 × 70 × 11, यही संख्या है बची। बस इन सबको गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 7 जा 28। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आ जाएगा 7 4 जा 28, 28 की मल्टीप्लाई आप 11 में करेंगे 3080, यानी कि कुल इतनी ईंटें लगेंगी हमारे पास एक दीवार बनाने में। तो आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ में आया है। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आ गया है समांतर माध्य से, यानी कि अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, यानी कि आपसे ये मल्टीपल चॉइस से पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है एक नंबर वाले में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 3 5 6 और ए का समांतर माध्य 5 है, तो ए का मान ज्ञात करिए। अब की बार हमें माध्य दिया गया है, एक जो पद है वो मिसिंग है, एक जो डेटा है वो मिसिंग है, वो हमें निकालना है। तो सिंपल कुछ नहीं करना, फॉर्मूले का ही यूज़ करना है। तो देखिए समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है हमारे पास, समांतर माध्य निकालने के लिए हम करते क्या है, जितनी भी संख्याएं, जितने भी डेटा हमें दिया गया है उन सबको हम जोड़ देते हैं। तो क्या आ जाएगा 3 + 5 + 6 + 8। अब ये कितनी संख्याएं, ये है हमारे पास 4 संख्याएं। समांतर माध्य कितना दिया गया है 5, उसको यहाँ पे रख देंगे। आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 5 8, 8 में जब आप 6 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14 + a और नीचे चल रहा है यहाँ पे 4। अब ये क्या होगा, 4 जो का क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 20 = 14 + a। अब ये प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20 - 14 = a, यानी कि a का जो मान है वो आ चुका है 6। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सेकंड है स्टूडेंट्स वो हो चुका है हमारा एकदम करेक्ट। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भाग देकर भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल को सारणी में लिखिए। यानी कि हमें क्या करना है, पहले हमें इस दोनों जो बीजीय व्यंजक है इनको भाग करना है। भाग करने के बाद यहाँ हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, डिविडेंड होते हैं, डिवाइजर होता है, रिमाइंडर होता है, इन सबको हमें बताना है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो सबसे पहली बात, जिस चीज़ को हम भाग करते हैं उसे हम बोलते हैं भाज्य, जिस चीज़ से भाग करते हैं उसे हम बोलते हैं भाजक। यानी कि ये हो चुका है भाज्य और ये हो चुका है भाजक। अब जब हम इनको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो हमें भागफल और शेषफल मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को करना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - 4 और ये हो जाएगा 21x²। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगी, यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि क्वेश्चन किस तरीके से हम कर रहे हैं। यहाँ पे बस मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट को सीखना है तो आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को, यानी कि थ्योरेटिकल जो पार्ट था उसको सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वहाँ से जाके। तो आप वो पढ़ा दिया गया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब देखिए 21x², तो हम क्या करेंगे, इसको पहले पद से भाग करेंगे तो कितना आएगा 7x। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7x। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 21x²। अब जब हम 7x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28, माइनस के साइन के साथ। साइन चेंज करते थे, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये हमारे पास प्लस 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 हो जाएगा। जब आप 28 को और 15 को प्लस करेंगे तो 8 और 5 13 और 2 और 1 3 और 1 4, ये हो गया 43x - 20। अब फिर से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 43x/3x। ठीक, x से x कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 43 प्लस का 43/3। डरने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे अपॉन में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में आ रहा है जैसे भी आ रहा है आप उसको ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा 43x। अब
जब आप इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और एक 17, तो ये बनेगा माइनस का 172, सॉरी 4 3 जा 12, ठीक है, 4 4 जा 16 और एक 17, ये बन गया 172/3। साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे एलसीएम लेके, तो अलग से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तब हम अपने यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख देंगे। तो ये माइनस का है, माइनस का 20 और ये है प्लस का 172/3। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 60, ये हो जाएगा 172। सॉल्व करिए, माइनस प्लस माइनस होता है बट साइन बड़े वाले का आता है, तो 172 बड़ा है इसीलिए हमारे पास प्लस का साइन आएगा। और क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 2, 17 में से 6 गया, ये बचा 11 और बाय 3, नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, तो यानी कि आपका बच चुका है 112/3। अब हमसे पूछा गया था क्या क्या चीज़ें, हमें बताना था भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल सारणी में लिख के आना है, तो ये काम आपको करना पड़ेगा, सारणी में आपको लिख के आना पड़ेगा। तो देखिए सारणी में लिखने का तरीका, अब हम लिखेंगे यहाँ पे भाज्य क्या था हमारे पास, भाज्य था हमारे पास 21x², यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था 15x - 20। फिर हमारे पास भाजक क्या था, भाजक जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था जिससे हमने डिवाइड करा था, यानी कि 3x - 4। फिर हमसे पूछा गया था भागफल, यानी कि डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वेश्चन आया उसके बारे में पूछा गया था, तो भागफल आया हमारे पास 7x + 43/3। इसके बाद हमसे पूछा गया था शेषफल, तो शेषफल बता देते हैं। शेषफल आया स्टूडेंट्स हमारे पास 112/3। इस तरीके से सारी चीज़ों को हमें श्रेणीबद्ध करके आना था, सारणी में बता के आना था। तो आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये हमारे पास एक बीजीय व्यंजक है x⁴ 3x² प्लस ये x है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, में हमें x से भाग देनी है। देखिए ये एक पूरा बीजीय व्यंजक है जिसमें हमें एक पद से भाग देनी है। तो ये तरीका आपको सिखाया गया था इस क्वेश्चन को करने का तरीका, सबके नीचे आप x को, यानी कि जो भी एक पद है उसको हम लिख लेंगे, सबके नीचे जिस पद से हमें डिवाइड करना है उस पद को हम इस तरीके से लिख देंगे। x से भाग करना है इसलिए मैंने तीनों पदों के नीचे x लिख दिया। अब जब हम 4x में से एक x को काट देंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पे 3, 2x हैं, एक x बचेगा, यहाँ पे एक ही x था, कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे हमें ये गलती नहीं करके आनी है, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि सब कुछ कट गया तो वो पद ही खत्म हो गया। नहीं, वो पद खत्म नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, वहाँ पे कटने के बाद, कैंसिल आउट होने के बाद 1 बचेगा। तो अगर हम इस अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, ये हो जाता है एकदम करेक्ट। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो हमारा बीजीय व्यंजक है इसका हमें गुणनखंड करना है। अब वही बात, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि क्या हमें दो संख्याएं ऐसी दिख रही हैं जो कि पूर्ण वर्ग की स्थिति में है। बिल्कुल है, ये देखिए x हमारे पास पूर्ण वर्ग की स्थिति में है और जो 9/4 है ये भी हमारे पास पूर्ण वर्ग की स्थिति में है, क्योंकि किसका वर्ग है, पूर्ण वर्ग है 3/2 का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये x का पूर्ण वर्ग है, लिख दिया, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया, बीच के पद को भी छोड़ देते हैं, यहाँ पे आ गया ये 3/2 का होल स्क्वायर है। बीच में हम क्या करते थे, 2 तो आएगा ही आएगा, गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, इस तरीके से पूरा हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हम क्या करते थे, पहले पद को लिखते थे, आखिरी पद को लिखते थे, 2 के साथ जो भी साइन है, प्लस का साइन है तो मैंने प्लस लगा दिया और इसका बना दिया पूर्ण वर्ग, और ये बन चुका है हमारा आंसर। चलिए स्टूडेंट्स इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा दिया गया है शेर और लाभांश के चैप्टर से, जहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एक क्रेता है जिसने एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये और बाजार का मूल्य 40 रुपये प्रति शेयर बताया गया हो, तो क्रेता को शेयर के लिए कुल कितना मूल्य देना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये बताया गया है और बाजार का मूल्य 40 रुपये प्रति शेयर बताया गया है, तो क्रेता को 300 शेयरों के लिए कितना मूल्य देना पड़ेगा। पहले पार्ट में हमें बताना है कि उसे अगर 300 शेयर खरीदने हैं तो उसे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। दूसरे पार्ट में पूछा है शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। अगर उसने जो अपना शेयर है वो अंकित मूल्य पर खरीदा है और आज की जो मार्केट वैल्यू है वो 40 रुपये चल रही है, तो हमें बताना है कि उसे टोटल कितना फायदा हो रहा होगा। चलिए स्टूडेंट्स एक एक करके एक पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पार्ट, अब उसने कितने शेयर खरीदे, 300 शेयर खरीदे। एक शेयर हमारा कितने का था, हमारा था 10 रुपये का, ठीक है। तो हम लिखेंगे कुल मूल्य बराबर शेयर संख्या, कुल मूल्य बराबर
शेयर संख्या गुणा अंकित मूल्य, गुणा अंकित मूल्य। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास शेयर संख्या कितनी थी 300, अंकित मूल्य कितना था 10 रुपये, तो कितना हो जाएगा 3000 रुपये। 3000 रुपये उसे देने पड़ेंगे। सेकेंड पार्ट हमसे पूछा गया है कि हम उसे कितना लाभ होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना लाभ हो रहा है, आज का जो मूल्य है बाजार का वो कितना है 40 रुपये, खरीदा कितने पर था उसने 10 रुपये पर, तो कितने का लाभ हुआ उसे, एक शेयर पर 30 रुपये का। हम लिखेंगे यहाँ पे एक शेयर पर लाभ, एक शेयर पर लाभ बराबर 40 माइनस 10 यानी कि 30 रुपये, यानी कि 30 रुपये। अब हमें निकालना कितने पे था, क्योंकि उसने तो 300 में शेयर खरीदे हुए हैं, तो हम लिखेंगे 300 शेयर पर लाभ, कितना हो जाएगा 300 इंटू 30 यानी कि कुल 9000 रुपये का उसको लाभ यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट इस तरीके का जो क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस चैप्टर सिर्फ आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ ले या फिर इस तरीके का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछ ले, तो दोनों ही चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि यहाँ तक जो हमने क्वेश्चन देखे पढ़े ये आपको समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। तो अगर समझ में आए, अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी डाउट के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में एक और नए प्रैक्टिस के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।